हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे। इसका नाम है बिजनेस सर्विसेज, व्यावसायिक सेवाएं। और इसी में काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं। ये अगला वीडियो है, लेकिन बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हमारी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है ना चीज़ों की, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में एक एक करके देख रहे हैं। अगला हम लोग पहुंच जाते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज पर। संप्रेषण सेवाएं बोलते हैं इनको, ठीक है। सॉरी, ओके। तो व्यावसायिक इकाई का बाह्य जगत, कोई भी बिजनेस इकाई है, कोई भी आपका बिजनेस है, कुछ भी इकाई का मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री हो सकती है, प्लांट हो सकता है, दुकान हो सकती है, उसका बाह्य जगत। बाह्य जगत कौन? कोई रैंडम लोग नहीं है, सप्लायर्स हैं, आपके आपूर्तिकर्ता, ग्राहक है, कस्टमर है, प्रतियोगी कॉम्पिटिटर है। इनसे संपर्क में सहायक होती हैं। कौन सहायक होती हैं? जो आपकी संप्रेषण सेवाएं हैं वो, ठीक। अच्छा, और समझिए, बात यह है कि कोई भी जो बिजनेस है ना, बोलते हैं बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। बिजनेस है ना, वो आइसोलेशन में, आइसोलेशन समझ रहे हैं, एकांत में नहीं रहता है, ठीक है। अकेले व्यवसाय नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई अकेला, आप सिर्फ एक बिजनेस है, दुकान है, उसको किसी से लेना देना नहीं है, वो व्यवसाय कर पाएगी, नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता है। तो इस वजह से आपको संप्रेषण सेवाओं की आवश्यकता होगी ही, ठीक है। और हमारे यहाँ पर जो भी संप्रेषण सेवाएं, उनको हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं मेनली। और प्रभावी संप्रेषण के लिए, प्रभावी मतलब इफेक्टिव हो, ठीक है, जिसका मतलब वो मीनिंगफुल हो, उसके लिए क्या है, सेवाओं का दो तीन चीजें: सक्षम होना, कैपेबल हो, सही होना मतलब एक्यूरेट हो, और द्रुतगामी मतलब फास्ट हो, ठीक है, स्पीडी हो। ये होना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है। आपको कोई जानकारी पहुंचानी है, अगर वो गलत पहुंच रही है, आप यहाँ से कुछ फोन पर बात कर रहे हो, वहां पर कुछ और सुनाई पड़ रहा है, तब तो बहुत समस्या हो जाएगी, है ना। आपको तुरंत भेजनी है, अगर बहुत लेट पहुंच रही है तो भी कोई फायदा नहीं है। और सक्षम ही नहीं है अगर, तब भी कोई समस्या, तब तो फिर कैपेबल ही नहीं है, तब तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये तीनों चीजें है ना, ये इनकी क्या है, इफेक्टिव होने के लिए ये चीजें, कंडीशंस होना इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ऑब्वियस बात है। अब इसमें क्या हुआ है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, देखो, मीडियम होता है सिंगुलर, एक वचन। मीडियम का ही बहुवचन होता है मीडिया, ठीक है। मीडियम का बहुवचन होता है मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जो कुछ भी संचार के साधन है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, जहां पर डिजिटल फॉर्म में हम लोग चीजों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसने क्या किया है, ये जो रूपांतरण हुआ है ना, उसको बहुत तेजी से उसके लिए उत्तरदायी रहा है। आपको याद है, नहीं याद होगा, 1865 के आसपास समझ लीजिए, अमेरिका में सिविल वॉर, गृह युद्ध खत्म हुआ था। उसमें जो टेलीग्राम होता है ना, इसके तार बिछाए गए थे, और इसमें अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति माने जाते हैं, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया था। तो टेलीग्राम में भी एक तरह से क्या हो रहा था, सिग्नल्स को इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते ही, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा पा रहे थे। और उसमें टक 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 करके इसका एक बुरा कोड रहता था, मोर्स कोड। तो उसको कैसे लिखा जाता था वो बात अलग है, लेकिन उस समय पर भी सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन सर्विस अच्छी होने की वजह से अब्राहम लिंकन को गृह युद्ध को समाप्त करने में बहुत ज्यादा आसानी हुई थी, अन्यथा बहुत कठिन हो जाता। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है इस तरह की टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अभी हम लोग अपने यहाँ पर जो संप्रेषण सेवाएं हैं, उनको दो तरह से डिवाइड करते हैं मेनली, एक डाक में, दूसरा आपका दूरसंचार में, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन ये आ जाता है, डाक आपका पोस्टल सर्विसेज आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, डाक को देख लेते हैं, अगले वीडियो में दूरसंचार को देखेंगे, ठीक। अच्छा, चलिए, डाक सेवाएं। डाक सेवाएं जो हमारा है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है, कई लोगों को पता नहीं होता, लोग सोचते हैं आईएएस बनने की का एग्जाम होता है। आईएएस का एग्जाम तो होता है, लेकिन वो आईएएस का नहीं होता, उसको बोला जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएसई बोला जाता है। अब सीएसई में जो लोग सर्विस क्वालिफाई कर लेते हैं, जिनकी सबसे अच्छी रैंक्स आती है, वो लोग नॉर्मली आईएएस ले लेते हैं, या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस ले लेते हैं, ठीक है, या फिर इंडियन पुलिस सर्विस ले लेते हैं। उसके बाद से फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आती है। रेवेन्यू सर्विसेज में दो तरह की होती है, फिर रेलवे में सर्विसेज भी आती है, और इसी में ही कुछ लोगों को इस डिपार्टमेंट में भी सर्विस मिलती है, ठीक है। तो भारतीय डाक एवं तार विभाग में भी जो सबसे सीनियर, सबसे बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो भी इसी एग्जामिनेशन के थ्रू ही सिलेक्ट होते हैं, जो आईएएस, जिस एग्जामिनेशन के थ्रू आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, ठीक। अच्छा, तो अब क्या हुआ, ये हमारा जो विभाग है पूरी तरह से गवर्नमेंट का विभाग है, पूरी तरह से गवर्नमेंट का एक हिस्सा मान लीजिए इसको। अब पूरे देश को हम लोगों ने 22 सर्कल्स में, ठीक है, पोस्ट सर्कल्स को डिवाइड किया हुआ है, 22 डाक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और इसी में ये जो क्षेत्र होते हैं ना, अलग अलग सर्कल्स होते हैं, कुछ हेड ऑफिसेस बोले जाते हैं, हेड पोस्ट ऑफिस, उसके बाद सब पोस्ट ऑफिसेस होते हैं, उसके बाद ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, प्रधान डाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस, उप डाकघर, सब पोस्ट ऑफिस, और शाखा डाकघर मतलब
ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस, इसके जो भी दैनिक कार्य होते हैं ना, इनका प्रबंधन करते हैं, इनका मैनेज करते हैं। तो जो 22 सर्कल्स बन गए, अलग अलग तरह के सर्कल्स अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे इंडियन रेलवे को कुछ 17 सर्कल्स में बांटा गया ना, ऐसे ही ये हमारा देश है, ऐसा करके बांट दिए गए हैं। क्यों बांट दिए गए, उसके बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं और जोग्राफिकल फैक्टर्स भी आते हैं, उसको हम लोग कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो अलग से बात करेंगे। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि 22 सर्कल्स हो गए, हर सर्कल जो है वो अपने अपने यहाँ के हेड ऑफिसेस, हेड पोस्ट ऑफिसेस और इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर रहा है। ठीक, अच्छा, फिर क्या हुआ, अब इनके द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सुविधाएं क्या क्या होती है, हमें तो मेन सर्विसेज से मतलब है ना। तो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो हमारी डाक सेवाएं हैं। तो डाक सेवाओं को दो तरह से, दो तीन कैटेगरीज हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे दिमाग में जैसे हम पोस्ट ऑफिस सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है, कई लोगों के दिमाग में स्पीड पोस्ट आ जाता है ना, कई लोगों के दिमाग में रजिस्ट्री आती है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता है, हमारे देश में बहुत सारी बचत योजनाएं कर चला करती थी, सरकार की तरफ से बचत को प्रोत्साहित करने वाली एनएससी बोला करते थे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बहुत ज्यादा कॉमन है, अपने पापा मम्मी से पूछिएगा, ठीक है, उस टाइम से चला करता था। तो इनका क्या करते थे, ऐसे ही किसान विकास पत्र होता है, ठीक है, ये देखिए आपका है, ठीक, ये तो बहुत सारी ऐसी बचत योजनाओं को भी काफी अच्छे से क्रियान्वित किया करते थे पोस्ट ऑफिसेस। और पोस्ट ऑफिसेस की जो सबसे बड़ी एडवांटेज थी ना, वो ये थी, बैंक की शाखाएं गांव देश के बहुत सारे दूर दराज के हिस्सों में नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस बहुत पहले पहुंचा दिए गए थे। क्यों? क्योंकि संप्रेषण इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर मान लीजिए कोई गांव है जिसके आसपास इस तरह की कोई बैंक शाखा नहीं है, तो जो डाक खाना है वो काफी हद तक बैंक जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, वो सर्विसेज भी प्रोवाइड किया करते थे। तो इनका जो पहली आती है सेवा सुविधा, वो वित्तीय है, फाइनेंशियल है, जो इधर उधर से सामान भेजने वाला है वो भी है, लेकिन उससे कम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये समझ में आ रही है आपको बात? पीपीएफ है, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। और फिर क्या आपका किसान विकास पत्र है, जो मैंने आपको बताया। ऐसे ही आपका राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, ये एनएससी का हिंदी होती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है शायद। एनीवे सेविंग सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ऐसा का एक इशू है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में क्या, इनके अतिरिक्त जो नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज रहती हैं वो तो रहती हैं, क्या क्या होती हैं, सामान्य बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे कि मासिक आय योजना है, आवर्ती जमा खाता, आवर्ती को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है, बार बार जमा करना है आप, ऐसा आवर्ती खाता। फिर बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट हो गया। सावधि जमा भी, आप बैंक में जैसे एफडी बनाते हो ना, एक होता है फिक्स डिपॉजिट कि आपने 5 साल के लिए पैसे जमा कर रखे, वैसा ही आप डाकघर में भी कर सकते हो, एवं मनी ऑर्डर। तो ये सारी सुविधाएं भी देता है, तो जो नॉर्मली एक बैंक दिया करती है। तो ये आपका पहला फंक्शन आता है पोस्ट ऑफिस का, डाक सेवाओं का, जिसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय सेवाएं। दूसरा इनका वही रहता है जो हमें एकदम दिमाग में आता है कि ये लोग कुछ इधर से उधर सामान भेजने का काम करते हैं, पार्सल सेवाएं। तो डाक सुविधा में हम लोग बोलते हैं मेल फैसिलिटीज, ठीक है। पार्सल सेवा अर्थात वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, ठीक। इसी में रजिस्ट्री की सुविधा होती है। रजिस्ट्री क्या होता है, देखो रजिस्ट्री से क्या होता है कि जो चीज आप भेज रहे हो वो पहुंच जाए, उसकी सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, भेजी गई वस्तु को सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही बीमा सेवा, अब बीमा ये अलग से इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन जो सामान आप भेज रहे हो उस पर इंश्योरेंस देते कि अगर ये सामान मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की वैल्यू का भेजा और ये हो गया, तो फिर डाक विभाग आपको पैसे देगा। तो इंश्योरेंस के लिए थोड़ा सा हल्का सा एक चार्ज लगाते हैं, और फिर उस खोने की स्थिति में आपको पैसे मिल जाएंगे। तो उससे संबंधित बीमा है, इन जनरल बीमा नहीं है। इन जनरल बीमा तो लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, अन्य सहायक सुविधाएं। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है इसमें। क्या होता है, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, इस तरह की चीजें आ जाती है। तो बधाई संदेश हम लोग उनको बोल देते हैं, ठीक है। नया साल है, बर्थडे है, दिवाली है, क्रिसमस है, ईद है, कुछ भी जितने भी त्योहार है उनके लिए भी अलग अलग आपको क्या मिल जाते हैं, इस तरह के ग्रीटिंग कार्ड्स मिल जाते हैं। ये सब पोस्ट ऑफिस में है। फिर मीडिया संदेश, ठीक है। भारतीय निगमों के लिए, भारतीय निगम मतलब जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, इंडिया की जो कंपनीज हैं, उनके लिए अपने ब्रांड उत्पादों के विज्ञापन का एक नवीन और प्रभावी माध्यम है। आप पता है इसके अंतर्गत क्या क्या कर सकते हो, जो डाक खाना होता है ना, उसके ऊपर भी अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। मतलब इंडियन पोस्ट जो डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली बहुत सारी परिसंपत्तियां हैं, उनके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मीडिया पोस्ट बोल देते हैं, ठीक है। अपना विज्ञापन जो पोस्ट कार्ड होता है उस पर कर सकते हो। पोस्ट कार्ड आपने देखा है कभी, उसके पीछे भी आप कंपनीज का एडवर्टाइजमेंट लेकर क्या सकता है, क्योंकि कंपनी ने अगर उसके ऊपर पीछे से लेकर के दिया तो क्या हो जाता है, इस विभाग की तो अर्निंग हो रही है, वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा दे रहे होंगे, और कंपनी को लोगों के बीच तक अपना एडवर्टाइजमेंट तो करना ही है। तो वो हो गया। फिर लिफाफों पर भी आप कर सकते हो, एरोग्राम पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो, और जो डाक बक्से होते हैं जिसको डाक खाना बोल रहे हैं उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एक तरह का एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी भी देते हैं, ठीक। तो ये एडिशनल सर्विसेज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं होता कि डाकखाने में ये सारी चीजें भी होती हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। फिर एक होता है डायरेक्ट पोस्ट, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेल या डायरेक्ट पोस्ट। ये क्या होता है, सीधे तौर पर विज्ञापन करना है अगर किसी को, तो उस दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है, ठीक है। डायरेक्ट पोस्ट जिससे मुद्रित सामग्री समझ, जिसके ऊपर पहले से कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को कुछ एडवर्टाइजमेंट करना, तो उन्होंने अपना पंपलेट जैसा बना रखा है, उसको बोल सकते हैं, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है आमतौर पर बिक्री संदेश या घोषणा को ध्यानपूर्वक चयनित उपभोक्ता का मतलब क्या हुआ कि किसी कंपनी को ये पता है कि यार ये लोग हमारे टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड कस्टमर्स हो सकते हैं, अब ये पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, तो उन्होंने उनको ही टारगेट किया, तो ध्यानपूर्वक मतलब इन लोगों को ये सारी चीजें भेजते हैं, तो उन लोगों को डायरेक्टली आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक। तो यहां पर भी हो जाता है क्या कि डाक के थ्रू ही आप डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो जो एडवर्टाइजिंग हो रही है ना, वो उससी, ये भी एक तरह का वही सब आपकी सेवा है, प्रत्यक्ष डाक, डायरेक्ट मेल या डायरेक्ट पोस्ट, ठीक है। यह व्यवसाय बाजार से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है। व्यवसाय बाजार से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, प्रतिक्रिया का मतलब क्या हुआ, कई बार आप सर्वे भी कंडक्ट करा सकते हो कि यार हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए, तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आपकी मदद कर सकता है। यह प्रत्यक्ष विज्ञापन के लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम है। और क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में वेस्टर्न यूनियन नाम की एक कंपनी है, ठीक है, तो वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज नाम से बहुत सारे देशों से रेमिटेंसेस आती है। क्या आती है, रेमिटेंसेस समझते हैं, रेमिटेंसेस जैसे मान लीजिए कोई भारतीय है वो दुबई में काम कर रहा है, कोई भारतीय है सऊदी में काम कर रहा है, कोई भारतीय अमेरिका में काम कर रहा है, कोई भारतीय है सूडान में काम कर रहा है, सूडान में तो खैर नहीं जाते हैं, बाकी देशों में कई लोग जाते हैं, तो अब वहां से पैसे कमाए, उन्होंने अपने घर भेजे, तो जो घर पैसे भेजे उसको हम लोग रेमिटेंसेस भी बोलते हैं, उसको रेमिटेंस मनी भी बोला जाता है। तो बहुत सारे देशों से पैसे ट्रांसफर करने का जो काम है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो कंपनी करती है वो वेस्टर्न यूनियन ही है, और वेस्टर्न यूनियन ही पहले टेलीग्राम का काम भी बहुत करती थी, जब तक टेलीग्राम का काम करती थी तब तो दुनिया में टेलीग्राम की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। अब टेलीग्राम का इतना यूज रहा नहीं, अब टेलीग्राम पे लेकर कोई ऐसा काम तो करता नहीं है, ठीक है, फैक्स भी चलता था, ये सब सारे आप लोगों ने तो शायद देखा भी नहीं होगा कभी। तो टेलीग्राम की जो कंपनी हुआ करती थी वेस्टर्न यूनियन, इनका अपना नेटवर्क बना हुआ था, तो इनके साथ कोलेबोरेशन टाइप का है, एक समझौता है, साझेदारी तरह की है, और इन्हीं जो अमेरिका की कंपनी उसके साथ में साझेदारी की वजह से क्या कर पाते हैं ये लोग, सहयोग से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर आपको पैसे ट्रांसफर करने हो, वो भी हमारा इंडियन पोस्ट जो है, इंडिया पोस्ट है, वो कर सकता है। 185 देशों से भारत में मुद्रा हस्तांतरण, मतलब 185 देश ऐसे, वहां से अगर आपको भारत में पैसा भेजना है तो आप पोस्ट का जो डिपार्टमेंट है, डाक सेवा, उनके थ्रू भेजा जा सकता है, तो ये चीज है। ऐसे ही अन्य सारी सुविधाओं में पासपोर्ट संबंधी, अब पासपोर्ट बनाने के लिए काफी सारी चीजें होती है, तो पासपोर्ट में मेन जो काम आता है वो हमारी आता है फॉरेन एक्सचेंज, जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री उसको बोला करते थे, अभी उसको हम लोग एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं, कि जो भी बाहर के देश है उनसे लेने देने वाला जो मंत्रालय है। अब इनके साथ भी इन्होंने एक तरह का समझौता कर रखा है, और पासपोर्ट प्रक्रिया में जो पासपोर्ट से संबंधित आवेदन वगैरह है, इसको भेजने और संबंधित चीजों के लिए भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो वही है, पासपोर्ट आवेदन पत्र से संबंधित कार्यों के लिए विदेश मंत्रालय से विशेष साझेदारी इन्होंने कर रखी है। अगला पॉइंट आ जाता है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट आपका काफी जल्दी पहुंचता है रिलेटिवली, तो 97 देशों सहित देश में कुछ 1000 से ज्यादा लोकेशंस जहां पर आप स्पीड पोस्ट भेज सकते हो। अब तो बहुत ज्यादा हो गई है, अब तो आप स्पीड पोस्ट सारी जगह पर भेज सकते हो। तो ये क्या होता है, काफी जल्दी सामान आपको पहुंचाता है, जो भी आपका लिफाफा या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको। तो ये सारी चीजें हो गई, हम लोगों ने डाक सेवाओं का तरह देख लिया। अभी हमारी संप्रेषण सेवाओं में ही जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वो बाकी हैं, वो हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई डाउट है तो भी कमेंट करिए। और हम लोग आप लोगों के लिए सारे वीडियोस जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं, काफी डिटेल में कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं, कि अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है, प्लीज जितना पॉसिबल हो सकता है हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।